हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। सावित्रीबाई पुणे यूनिवर्सिटी की एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है। बहुत बच्चों ने डिमांड की मैम आप ऑब्जेक्टिव पे वीडियो बनाओ, तो चलो आपके लिए आज से चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। सेमेस्टर 1 में फाइनेंशियल अकाउंट के टोटल चैप्टर है, तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो पहले आप मेरे चैनल पे जाकर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की वीडियो देखो, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर आप देखते हो तो आपका थियोरेटिकल पार्ट अच्छा होता है, और अगर आप प्रैक्टिकल पार्ट आपका अच्छा होगा तो थियोरेटिकल के आंसर आप आसानी से दे पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला चैप्टर हमारा है अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स। सो इस बेसिस पे हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स फाइंड आउट किए हैं। सो इस तरीके से क्वेश्चन अंदाजे पूछे जाएंगे आपको। In accounting, every transaction is recorded in terms of money. So of course कोई भी हम transaction money के फॉर्म में ही रिकॉर्ड रखते हैं. So answer will be a money measurement. In accounting period is the interval of the time at the end. Of course हमारा जो भी accounting period होता है 12 months का होता है, interval होता है. So definitely this will called as a periodicity concept. ये ऑलरेडी हमने 11 में सब कुछ पढ़ा है. अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी 11 की प्ले लिस्ट चाहिए और स्टार्टिंग के 3-4 वीडियो आप देख लो, तो ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा. Next, accounting from one accounting period to another account should on the same basis. This is called consistency. That means consistency मतलब अगर आप depreciation की मेथड हमारी सपोज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है तो वही आपको कंटिन्यू 10 साल 5 साल रखनी है. दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी. सातत्य होनी चाहिए हमारे मेथड्स में. All material item must be properly recorded or reported in financial statement. So of course देखो बहुत सारा ना क्वेश्चन में ही आंसर होता है. All material item must be properly reported. So हर एक अकाउंटिंग को हमने पढ़ा था 11th में कि प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि वाउचर्स हमें अटैच करने होते हैं, सेल्स वाउचर्स, कैश वाउचर्स. सो इसको कहते हैं मटेरियल. तो इस कंसेप्ट को हम कहेंगे मटेरियलिटी कंसेप्ट. The asset must be shown in the books of cost of purchase, that is called historical cost. That means अगर आपने 10 साल पहले अगर एक बिल्डिंग खरीदी and that cost around 10 lakhs, ओके, तब उसकी वैल्यू 10 लाख थी, तो आपको आपके बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख ही लिखनी है. भले 10 साल के बाद अब वो 10 करोड़ वैल्यू हो चुकी है, बट दैट डजंट मैटर. एज पर रूल you have to record this building as a 10 lakh. So this is called historical cost concept. Human asset is considered in ह्यूमन अकाउंटिंग रिसोर्स. अब ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है, ये नया ट्रेंड है अकाउंटिंग में. सो पहले हम ये समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है. सो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग, बजटिंग and reporting the cost of human resource incurred in the organization, including wages, salary and training. ओके, नहीं समझा तो सी बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस. एक फिजिकल रिसोर्स होता है एंड ह्यूमन रिसोर्स होता है. ठीक है, कोई भी कंपनी में फिजिकल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स होता है. नाउ फिजिकल रिसोर्स में क्या इंक्लूड होता है, बिल्डिंग, देन प्लांट, मशीनरी, ये सब इंक्लूड होता है. और ह्यूमन में क्या होता है, तो पर्सन जो बिजनेस के लिए काम करता है, मतलब वो भी तो एक हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट असेट है, तो बिजनेस उसे इम्पोर्टेंट असेट कंसीडर करती है. सिर्फ फर्क क्या होता है, फिजिकल रिसोर्स में इमोशनल्स अटैच नहीं होते, बट ह्यूमन रिसोर्स में इमोशनल अटैच होते हैं. यहाँ पे डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स में डेप्रिसिएशन नहीं होता है. इनफैक्ट एक्सपीरियंस से उसकी वैल्यू बढ़ती है. तो ऐसा अकाउंट जिसमें हम ह्यूमन के बारे में, उनकी वैल्यू के बारे में रिकॉर्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है कि दो एम्प्लॉय है, एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो हम उसका परफॉर्मेंस, उसकी जो लेवल कैपेबिलिटी है, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग दिस ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. और जो कमजोर है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उसे और हम इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं.
सो दिस इज ऑल डन इन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। सो सिंपल, मैंने अभी जैसे कहा है कि आपको क्वेश्चन में ही आधा आंसर होता है, ह्यूमन असेट इज कंसिडर इन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो इसकी छोटी बहुत कंसेप्ट मैंने आपको सिखाई है। अगर इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन पूछा ह्यूमन रिसोर्सेज, तो अगर आपको ये क्लियर होगी कंसेप्ट, तो आप जवाब दे सकते हो। सो आई होप आपको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के छोटी सी कंसेप्ट समझ में आई है। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। It is important tools for understanding the role played by the nature environment in the company. So फिर से मैंने यही कहा है कि environment, सी आंसर इधर ही दिया है, environment के बारे में जो अकाउंट होता है उसे कहते हैं environment accounting. Now अब ये क्या है environment accounting? So देखो, environment accounting is an important tools for understanding the role played by the natural environment. एनवायरमेंट अकाउंट प्रोवाइड डेटा, देखो एनवायरमेंट अकाउंट्स क्या प्रोवाइड करता है, डेटा विच हाईलाइट बोथ एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स टू इकोनॉमिक वेलबींग एंड द कॉस्ट इम्पोज बाय द पोल्यूशन। देखो बेसिकली सराउंडिंग जिसमें हम बिजनेस रन करते हैं, तो अगर हम एनवायरनमेंट से अगर लेते हैं, एडवांटेज लेते हैं, बेनिफिट लेते हैं, तो बिजनेस का ये फर्ज भी होता है कि एनवायरनमेंट के लिए हम कुछ करें, मतलब टुवर्ड्स एनवायरनमेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो इसमें ये रिकॉर्ड किया जाता है कि एक बिजनेस ने नेचर से कितनी चीजें ली है, मतलब बेनिफिट लिया है, और उसके बदले में नेचर को क्या दिया है। मतलब देखो बहुत सारी कंपनी क्या कर रही है आजकल की, बहुत सारी कंपनी गार्डनिंग करती है, रास्ते पे झाड़े मतलब लगाती है, ट्रीज लगाती है, प्लांटिंग करती है। सो वो एक फर्ज निभा रही है अपने टुवर्ड्स एनवायरनमेंट के तरफ। तो आजकल ये एक ट्रेंड है नया, बहुत सारी कंपनीज एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स या नेचर के टुवर्ड्स रिस्पेक्ट दे रही है, रिटर्न्स दे रही है। इसे हम ग्रीन अकाउंटिंग भी कहते हैं। ओके, अब इसका फायदा क्या क्या हो रहा है, तो देखो मतलब गवर्नमेंट ने भी देखो इको जोन स्टार्ट किया है, तो उसमें हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। हम अगर अच्छे से फिर ऑटोमेटिकली हम अच्छे से जो भी क्या नेचर से ले रहे हैं उसका प्रॉपर फुल यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, उसका महत्व हम जानते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियां गार्डनिंग करती है, ट्री प्लांटेशंस करती है, ठीक है, वाटर कप्स बनाती है, एनवायरनमेंट के लिए ये सब कुछ करती है। और इनडायरेक्टली ये बिजनेस के लिए एक रेपुटेशन होता है, इनडायरेक्टली बिजनेस की रेपुटेशन जो होती है, गुडविल होता है, इंक्रीज होता है। प्लस आजकल बैंक वही कंपनी को लोन इमीडिएटली देती है जो इको फ्रेंडली होती है। सो बिकॉज जो इको फ्रेंडली होती है तो गवर्नमेंट इनको सर्टिफिकेट अलोकेट करता है, ये सर्टिफिकेट बता के वो बैंक में से लोन ले सकते हैं, गवर्नमेंट भी उन्हें अच्छे बेनिफिट देता है। सो दिस ऑल कंसीडर एज अ गुड साइन फॉर द कंपनी, तो इसे कहते हैं एनवायरमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट विल सी, for accounting purpose, the business is treated as a separate entity from the proprietor. ये ऑलरेडी हमने सीखा है, separate entity, that means अगर आपको याद रहेगा तो drawing एक word था, that means if you withdraw the goods for a personal use, that is considered as a drawing. So businessman or business, see businessman और business ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर बिजनेस के लिए कोई खर्चा किया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पेड की है, तो दैट इज कंसिडर एज एक्सपेंसेस। लेकिन अगर वही हमने इलेक्ट्रिसिटी घर की, हमारी रेसिडेंशियल फ्लैट की अगर हमने पे की अपने बिजनेस के पैसे से, सो दैट इज कंसिडर एज अ ड्रॉइंग। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी। बिजनेस मन का खर्चा से टोटली अलग होता है और बिजनेस का खर्चा अलग होता है। ऑलरेडी जिन्होंने 11th अच्छी की है उनको समझ में आ रहा है, और कुछ रीजन से नहीं अच्छे से किया है तो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में 11 के वीडियो देखो, स्टार्टिंग के 4-5 वीडियो देखो। ओके, नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट, ये भी नई कंसेप्ट है, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी show the real financial position of company during the inflationary period। अब inflationary मतलब क्या, महंगाई। सो फिर से यही हम ट्रिक यूज करेंगे, तो देखो इन्फ्लेशनरी, तो आंसर भी यही पे है, इन्फ्लेशन अकाउंट। अभी मैंने आपको एनवायरमेंट
कैपिटल अकाउंटिंग भी एक्सप्लेन किया है, डोंट वरी, ये भी आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि इस पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप समझ के उसका आंसर दे पाओगे। ओके, नाउ कम टू द इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। नाउ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग मतलब क्या, तो महंगाई। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखो हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाते हैं, एंड बैलेंस शीट में हम क्या बताते हैं, हमारे असेट बताते हैं। लेकिन जैसे कि अभी मैंने कुछ 5 मिनट पहले कहा था ये स्लाइड के पीछे ही, कि असेट जो हमारे होते हैं, दैट मीन्स कौन सी वैल्यू जो होती है उनकी बैलेंस शीट में, वो हिस्टोरिकल बेस्ड होती है। हिस्टोरिकल मतलब क्या, कि जो पुराने वक्त हमने जिस प्राइस पे असेट खरीदा बस वही हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मतलब 10 lakhs में बिल्डिंग खरीदी तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन करते हैं और जो अमाउंट आती है उसे ही हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हम ये नहीं लिखते कि उसमें अभी का क्या वैल्यू है, अभी उसकी वैल्यू कितनी है। एक्चुअली अभी की वैल्यू लिखनी चाहिए, तो ही हम कह सकते हैं फेयर वैल्यू, बैलेंस शीट करेक्ट है, बैलेंस शीट इज शोइंग परफेक्ट ट्रू वैल्यू। लेकिन हिस्टोरिकल में तो ऐसे नहीं होता है। तो ये नया ट्रेंड है जिसमें हम अभी करंट वैल्यू क्या है वो बताते हैं। तो आज के डेट की वैल्यू क्या है, ये हम ये स्पेशल अकाउंटिंग टेक्निक में बताते हैं इन ड्यूरिंग द हाई इन्फ्लेशन पीरियड। ठीक है, तो चलो डेफिनेशन भी हम एक बार पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, लेट मी क्लियर दिस। Okay, inflation accounting refers to the process of adjusting financial statement of company real financial picture। जैसे मैंने अभी कहा हिस्टोरिकल में रियल नहीं होती है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में रियल फाइनेंशियल होती है, कि एक्चुअल में अब ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी पीरियड में इसकी वैल्यू, ये असेट की वैल्यू कितनी है। देखो मशीनरी, कंप्यूटर, इन सब की वैल्यू अब चेंज हो गई है जमाने के हिसाब से, बट फिर भी हम हिस्टोरिकल ही पकड़े बैठे हैं वैल्यू। ओके, सो इन्फ्लेशनल अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एट द करंट वैल्यू, हाईलाइटेड करंट वैल्यू। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन्फ्लेशनरी अकाउंटिंग में हम कौन से ट्रांजैक्शन वैल्यू बताते हैं, हिस्टोरिकल और करंट या प्रेजेंट, ऐसे हो गए ऑप्शन, तो उसमें हमारा आएगा करंट वैल्यू। ओके, सो फाइनेंशियल पोजीशन हम सच मतलब बताते हैं। जैसे कि देखो डेप्रिसिएशन, अब हम हिस्टोरिकल बेस पे अगर डेप्रिसिएशन बताते हैं तो दैट विल बी अ रॉन्ग, हम झूठ बोल रहे हैं। अगर वही हम करंट ईयर मशीनरी की वैल्यू है और उस पे अगर डेप्रिसिएशन बताते तो वही सही मायने में हमारा करेक्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट होगा। बट इनकम टैक्स इसे एक्सेप्ट नहीं करता है, हम अभी भी हिस्टोरिकल ही फॉलो करते हैं। टू मच कैलकुलेशन इसमें होता है, क्योंकि महंगाई तो क्या हर 10 दिन में बढ़ रही है। पेट्रोल के भाव देखो, लास्ट 2 साल से पेट्रोल के भाव कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, तो हर चीज बार बार चेंज होती है। सो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, बार बार प्राइस चेंज होगी तो हमारा टाइम भी कंज्यूम होगा, पैसे भी वेस्ट हो गए। सो स्टिल वी आर फॉलोइंग हिस्टोरिकल अकाउंटिंग। ओके, सो आई होप इन्फ्लेशनल अकाउंटिंग आपको समझ में आया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। प्रॉफिट शुड बी अकाउंट ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली रियलाइज। ऑफ कोर्स रियलाइजेशन, जब प्रॉफिट रियलाइज होता है, एक्चुअल में मिलता है, तभी हम वो रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन कंसेप्ट। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। देखो ये और ये थोड़े से ना व्हाट वी कैन से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे क्या कहा है कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, तो यहाँ पे यही बताया था ना कि जब एक्चुअल प्रॉफिट आपको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको बताती हूँ, हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है अप्रैल टू मार्च, सॉरी यस अप्रैल टू मार्च। ठीक है, तो हमने मार्च में सेल किया विथ प्रॉफिट 10,000, लेकिन उसकी अमाउंट हमें अगर नेक्स्ट ईयर मिलती है प्रॉफिट 10,000, तो हम जिस साल हमें प्रॉफिट हुआ है उस साल का हम लिखते हैं। और ये यहाँ पे ऑपोजिट है, नो प्रॉफिट, हम प्रॉफिट नहीं लिखते, हाँ लेकिन लॉस जो है वो हम अभी इसी साल में कंसीडर करते हैं। जैसे कि RDD, ठीक है, हमें ऐसे लगता है कि मे बी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, मे बी लॉस होगा, लेकिन हम कंसीडर पहले यही साल में करते हैं। सो एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं लिखते, प्रॉफिट जब मिलेगा तभी लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रियलाइजेशन कंसेप्ट, लेकिन लॉस हम अभी लिखते हैं। इसे कहते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये ऑलरेडी हमने 11th में सब कुछ देखा है। Now we'll move to the next. All material item must be properly reported. ये already explain किया है, ये 2 times शायद repeat हुआ है। It is assumed that business will continue for fairly long time. So going concern, for example, suppose आज मुझे पैसे की जरूरत है और मैंने अपनी ज्वेलरी सोल्ड की, तो ये मेरा बिजनेस नहीं हो गया। ओके, ये मैंने एक बार
सोल्ड की क्योंकि मुझे अचानक पैसे की जरूरत आई, या मैंने मेरी कार सोल्ड की, तो मैं कार डीलर नहीं बन चुकी। हाँ, लेकिन अगर ये सालों साल मेरा बिजनेस है, लॉन्ग टाइम, तो दैट विल बी कंसिडर एज माय बिजनेस। सो उसको कहते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ओके, इट इज फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग। देखो इन्वेस्टिगेटिंग, सीआईडी देखते होगे आप, तो सीआईडी अगर आप देखते होगे तो डेफिनेटली आपको ये वर्ड यूज टू होगा, फॉरेंसिक अकाउंटिंग। अब ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या है? सो रीड करो डेफिनेशन, यहाँ पे आपकी बुक में भी दी है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग इज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेट, देखो इन्वेस्टिगेट करते हैं हम, विच एग्जामिन फाइनेंशियल रिकॉर्ड इन ऑर्डर टू फाइंड द एविडेंस। मतलब क्या, हमें अगर लग रहा है कि कुछ तो अकाउंटिंग में फ्रॉड है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, जानबूझ के मिस्टेक हुई है, या कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, तो हम फॉरेंसिक अकाउंट क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। सो समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज द फॉरेंसिक ऑडिटिंग ऑल्सो। तो देखो ये भी वर्ड याद रखो, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। जैसे कि फॉरेंसिक अकाउंट आर प्रिपेयर फॉर इंश्योरेंस क्लेम, कोई हमें इंश्योरेंस क्लेम करना है तो हम अकाउंट मेंटेन करते हैं। इंसॉल्वेंट हुआ रहेगा, इंसॉल्वेंसी। फ्रॉड, एनी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल थेफ्ट, आपको लग रहा है कि कुछ तो पैसे कहीं से तो गायब हो रहे हैं, यू नीड टू ऑब्जर्व दैट, यू नीड टू ऑडिट दैट, सो दैट कम्स अंडर फॉरेंसिक अकाउंटिंग। ओके, अब फॉरेंसिक अकाउंट और एक कंसेप्ट सिखाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी देखो ये मैंने सिखाया है, ह्यूमन रिसोर्स, एनवायरमेंट, फॉरेंसिक अभी बताया, तो अब ये बची है एक, तो ये भी मैं आपको बता लेती हूँ कि अगर इस पे कोई अगर आपको क्वेश्चनिंग करे तो आप ये भी जवाब दे सकते हो। सो क्रिएटिव अकाउंटिंग कैन बी डिस्क्राइब एन अकाउंटिंग प्रैक्टिस दैट मे और मे नॉट फॉलो। ठीक है, मतलब क्या, कि एक तरफ से ये मैनिपुलेट अकाउंट हम कह सकते हैं, मतलब कुछ वैल्यू हम बड़ी करके बता सकते हैं या कुछ वैल्यू कम कर सकते हैं बेनिफिट के लिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल, विंडो ड्रेसिंग, आपने वर्ड सुना होगा कि सब झूठ झूठ कहना कि यस हमारे इतने सारे एसेट है, यस हमारी इतने ही लोन है, तो मतलब झूठ बोलना, दिस इज नॉट ए इलीगल। जो बहुत अकाउंटिंग में माहिर है, जिसको पता है लूप्स होल कि कैसे किए जाते हैं, वो अच्छे तरीके से ये कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को लोन दिया आपके जाने पहचाने को, तो आप बराबर वो लोन ऐसे बताएगी कि पेड हो चुका है जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द पीरियड, और सेम अमाउंट आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करोगे न्यू लोन बोल के। तो ये थोड़ी सी हाथ चलाकी है, जो लीगली नहीं है लेकिन इनलीगल भी नहीं है। ठीक है, जो बहुत होशियार है, माहिर है, वो अच्छे से कर सकता है, उसे कहते हैं क्रिएटिव अकाउंटिंग। सो ये जो नए नए अकाउंटिंग, ये नए नए ट्रेड है, अभी भी इसको अभी अपने इंडिया में इतनी मान्यता नहीं है, अभी भी हम हिस्टोरिकल बेस ही कर रहे हैं, लेकिन मतलब अब इस पे बहस चल रही है कि वी शुड फॉलो दिस पर्टिकुलर अकाउंटिंग, जैसे इन्फ्लेशनल अकाउंटिंग, जहाँ पे कहते हैं कि सही वैल्यू बतानी चाहिए। ओके, सो आई होप ये जो रिसेंट ट्रेंड अकाउंटिंग के है आपको अच्छे से समझ में आए हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ऑफ कोर्स बिजनेस की लैंग्वेज है। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज अ डुअल एस्पेक्ट, एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डेंस क्रेडिट। जैसे कि मैंने 11th में पढ़ाया है कि अगर हम कैपिटल इन्वेस्ट करते तो हमारा कैपिटल भी इंक्रीज होता है, मतलब लाइबिलिटी साइड भी इंक्रीज होती है, एंड कैश भी इंक्रीज होता है, मतलब असेट साइड भी हमारी इंक्रीज होती है। ओके, दिस इज कॉल्ड डुअल कंसेप्ट, एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन, अब अकाउंटिंग किस किस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? ऑफ कोर्स कॉस्ट, इनकम ऑफ मैनेजर, कंपनी टैक्स लायबिलिटी, फाइनेंशियल कंडीशन, ये सब पे तो हम अकाउंटिंग बनाते हैं, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबाउट। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आपके आंसर सब करेक्ट आएंगे। द लॉन्ग टर्म असेट विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो दिखते तो नहीं है लेकिन ऑफ कोर्स उनकी वैल्यू बहुत होती है, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, this all comes under intangible asset. Okay, the asset that be converted into cash within a short period, जो immediately हम converts कर सकते हैं, for example बैंक, immediately हम पैसे निकाल सकते हैं, डेटर्स, स्टॉक, ये सब हम इमीडिएटली, स्टॉक हम इमीडिएटली सोल्ड कर आउट कर सकते हैं, एक साल के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इमीडिएटली कैश में, दिस इज कॉल्ड करंट असेट। ओके,
पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स आर इंटेंजिबल एसेट। देखो अभी मैंने बताया है, इन्होंने यहाँ पे रिवर्स क्वेश्चन पूछा है। इंटेंजिबल एसेट कौन है? पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर इंटेंजिबल एसेट। इसमें गुडविल भी याद रखो, मे बी गुडविल भी ऐड हो सकता है। ओके, द डेट्स विच आर टू बी रीपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड, जो बहुत मतलब 1 साल के अंदर हमें पे करना कहते हैं, उसे करंट लायबिलिटी कहते हैं। जो बड़े बड़े लोन होते हैं, टर्म लोन, बिजनेस लोन, जो 10-10 5-5 साल के होते हैं, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब क्या? जो लायबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती है, मतलब मे भी पे कर सकते हैं या मे नॉट बी। मतलब फॉर एग्जांपल किसी वर्कर ने हमारे खिलाफ कुछ कॉम्पेंसेशन मांगा और कोर्ट में वो केस है, तो मे बी हम जीत सकते हैं या हार सकते हैं। अगर हार गए तो हमें मे बी वो कॉम्पेंसेशन वर्कर को पे करना होगा। सो इट्स डिपेंड ऑन द फ्यूचर, दिस इज कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटी। एंड करंट लायबिलिटी जो इमीडिएटली विद इन शॉर्ट पीरियड हम पे करते हैं, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन टेकन फ्रॉम रिलेटिव्स 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, दैट ऑल कम्स अंडर करंट लायबिलिटी। द सेल इनकम, though it's cash and credit business during given period is called turnover। ऑफ कोर्स देखो एलिमिनेशन भी आपसे सीखो कि सेल्स इनकम है, पहली बात तो इनकम है, तो ये परचेस की तो कोई बात ही नहीं है, परचेस रिटर्न। सेल्स इनकम है, ये रिटर्न की भी बात नहीं है, तो बचा क्या? ट्रांजैक्शन एंड टर्नओवर। बट ट्रांजैक्शन मतलब डीलिंग विद 2 पर्सन, तो कुछ भी हो सकता है, परचेसिंग भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, सैलरी पेड, वेजेस पेड, ये भी इंक्लूड हो सकता है। तो बचा क्या? टर्नओवर। तो जो हमारा टोटल साल भर का सेल होता है उसे हम कहते हैं टर्नओवर। सो आई होप आपको समझ में आया। मैक्सिमम मैंने ट्राई किया है ऑब्जेक्टिव्स पूरे चैप्टर के कवर करने की। आप बुक पढ़ो, मेरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखो, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। और फिर भी आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं और मुझे पढ़ना है, तो 11 की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे जाओ। 11 की एक प्लेलिस्ट है, उसमें चैप्टर नंबर 1 अच्छे से पढ़ो तो ये पूरा आपका कवर हो जाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।